तो स्वागत है आपका बीटेक क्लासेस में। मैं भी एक बार फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। इसका जो है हम दूसरा वीडियो आज हम लोग देखेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट तक, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे वेब पेजेस, डिजाइन कंसिडरेशन एंड प्रिंसिपल्स, सर्च इंजन के बारे में, ठीक है, और पब्लिशिंग टूल्स के बारे में। बीच में जो आपका www ऑन ब्राउजर और HTTP बचेगा, इससे के लिए जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल से बताया है, तो आप वहाँ से जा करके वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं इसका अपनी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं सारी वीडियोस। तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और दोस्तों के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो हमें जो है कमेंट में बोल दीजिए, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने डेटा पे और देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ वेब पेजेस, गुड वेबसाइट डिजाइन, ठीक है। वेब पेज या गुड वेबसाइट डिजाइन कि किस तरीके से हम अपने वेब पेज को अच्छे से अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। तो वेब पेज या डिजाइन फॉर अ मोर क्रिटिकल फॉर द कन्वर्जन दैट यू थिंक। कहने का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी वेबसाइट के बारे में डिजाइन करने के बारे में सोचें तो सबसे पहले यही सोचना होता है कि किस तरीके से डिजाइन करें। डिस्पाइट यूजिंग अ ग्रेट कन्वेंशन बूस्टिंग tactic, you may not do much if you looks poor in quality। कहने का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए कभी सोचते भी है इसका वेबसाइट वगैरह डिजाइन करने के लिए, तो आपके मन में ये चलता रहता है कि हम कैसे इतनी अच्छी वेबसाइट डिजाइन करें कि जो जल्दी से जल्दी जो है बूस्टअप हो जाए, मतलब काफ़ी ज़्यादा उभर के आए इंटरनेट पर। अगर मान लीजिए इसमें काफ़ी बेकार क्वालिटी होगी, पुअर क्वालिटी होगी, तो इस पर कोई देखना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। इवन अ सिंपल लुकिंग वेबसाइट विद स्पेशली यूजेबिलिटी एंड वेल स्ट्रक्चर्ड टिपिकल परफॉर्मेंस अमेजिंगली ऑन गूगल। कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी सिंपल और साधारण सी वेबसाइट जो डिजाइनिंग की जाती है वो भी कभी कभी क्या होती है, गूगल पे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा वर्क परफॉर्म करने लगती है या फिर काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो जाती है, ठीक है। यूजर व्यूज आर सच वेबसाइट आर आल्सो हायर देन दोज आर पुअर यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड देन परफॉर्मेंस entirely depends on the effectiveness and of the website। कहने का मतलब क्या होता है, जो आप वेबसाइट गूगल पे अपलोड करा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप पहले जो है अपने वेबसाइट को चाहे जिस तरीके से डिजाइन कराइए, लेकिन उसका कंटेंट ऐसा होना चाहिए और उसका जो वेबसाइट की जो डिजाइनिंग है वो इतनी सिंपल और इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि कोई भी जो है इसको एक बार देखे तो उस पर जो है क्लिक करके उसके कंटेंट को पढ़ने के लिए जो है आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने दिए यहाँ पे और इसको आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्या है, गुड वेबसाइट डिजाइन नीड्स टू अ वाइड रेंज टू प्रोफेशनल हैविंग एक्सपर्टीज इन डिफरेंट एरियाज। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप जो वेबसाइट डिजाइन करना चाह रहे हैं, अच्छी वेबसाइट डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो इससे रिगार्डिंग जो है आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जो एक्सपर्ट हैं उन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में और प्रोफेशनल है, उनसे जो आपको इसकी राय लेनी चाहिए या फिर उन्हीं से डिजाइन करना चाहिए। दूसरा, देयर कलेक्टिव एफर्ट्स नीड टू पुट इन व्हेन आर देयर क्रिटिकल डिसीजन टू टेक प्लेस। Here in this article we will outline to 8 essential principles to good website design that must be provided and development a website। तो यहाँ पे इसमें हमने कम से कम 8 ऐसे ट्रिक हैं, 8 ऐसे स्टेप्स हैं जिसको आप लोग यूज करेंगे तो जो है आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। फाइनली हमने इसमें 10 ट्रिक्स लिए हैं, 10 टॉपिक्स लिए हैं, 10 पॉइंट ऐसे हैं जिसके थ्रू जो है आप वेबसाइट को काफ़ी अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दिस डिजाइन प्रिंसिपल विल डेफिनेटली हेल्प द डिजाइनर टू डेवलप एज पर इंस्पायरिंग डिजाइन एंड टू एनहांस द यूजेबिलिटी ऑफ वेबसाइट। अगर ये सारी चीज़ें आप यूज कर पाते हैं तो ये सही रहेगा कि आपकी जो डिजाइनिंग है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा, ठीक है, और यूजेबिलिटी जो है वेबसाइट की काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। पहला क्या होता है, सिंपल इस्टेब्लिश। तो आप अपनी जो वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं उसको सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करिए, और क्योंकि सिंपल ही बेस्ट होता है, ठीक है। तो द वेबसाइट यू मे नॉट work in putting too many elements on the web page in a header discussing varies from the main purpose of your website। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करें तो उसमें ज़्यादा डेटा स्टार्टिंग में मत रखिए कि बहुत सारे कलर्स का यूज कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे डेटा का जो है यूज कर लिया और टैक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा डाल दिए, तो क्या होता है खिचड़ी हो जाती है, तो फिर एक लुक उतना अच्छा नहीं आ पाता जिससे लोग जो है अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल साधारण रखिए। सिंप्लिसिटी ऑलवेज वर्क इन इफेक्टिव वेब पेज
डिजाइन। तो सिंप्लिसिटी क्या होती है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है आपका काम। क्लीन एंड फ्रेश डिजाइन योर वेबसाइट इज नॉट ओनली मेक्स अ वेबसाइट अपीलिंग बट आल्सो हेल्प द यूजर टू नेविगेट फ्रॉम द वन पेज टू अनदर सेमनली। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट काफी ज्यादा सिंपल है, सोबर है, तो क्या होगा कि जो यूजर आपकी वेबसाइट पर इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद में जब उसको एक्सेस करेगा तो वो क्या फिर नेक्स्ट पेज पे नेविगेट करके वो आपकी पूरी वेबसाइट को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो ये सारी पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है। दूसरा कंसिस्टेंसी। ठीक है, आप अपने काम को जो है बनाए रखिए। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार उस पर काम करते रहिए। अगर कोई भी चेंजेस है आपको लग रहा है तो आप वहाँ पे उसको चेंज करते रहिए। कंसिस्टेंसी वेबसाइट डिजाइनर मैटर टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। गिव योर अटेंशन इन द मैच डिजाइन एलिमेंट थ्रू आउट ईच ऑफ द पेज। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपकी 10 पेज या 12 पेज या 15 पेज की जितने भी पेज की वेबसाइट है, तो उस पर क्या होती है, जो डिजाइनिंग है वो एक तरीके की रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए। कलर जो आप यूज कर रहे हैं उसमें वो कलर एक जैसा रखिए। फॉन्ट और फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का कलर, वो सारी चीजें आप को एक जैसे रखनी है। पेज की बॉर्डर, पेज की सेटिंग कैसे रखनी है, और उसमें जो भी यूज करना है आपको, CSS वगैरह यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको कैसे यूज करनी है, वो सब पे एक ही जैसे रखिए। ऐसा नहीं कि किसी पे और चीज यूज कर दिया, किसी पे और कलर यूज कर दिया तो बेकार लगेगी। तो इट कैन बी अंडरस्टूड दैट योर फॉन्ट साइज, हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड बटन मस्ट बी द सेम थ्रू आउट द होल वेबसाइट। मतलब कि आप जितने भी 10 पेज 15 पेज की वेबसाइट बना उसमें सब चीजें एक ही जैसे रखनी चाहिए। इसलिए हम इस लाइन को जो है इटैलिक कर दें आप लोग, और बोल्ड भी कर दें कि आप लोग इसको समझ सके। प्लेन एवरीथिंग इज एडवांटेज, सनलाइट द फॉन्ट एंड द राइट कलर्स फॉर योर टेक्स्ट बटन एक्सेट्रा आर द स्टिक थ्रू आउट इन द डेवलपमेंट CSS would you come handy to keep it complete information about design style and। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो भी चीज वेबसाइट में यूज कर रहे हैं उस वेबसाइट में जो है आप जो है इसको यूज करते रहिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने अभी कुछ और यूज किया, बाद में कुछ और यूज कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके से जो है हम लोग अपना कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं कि मान लो कि आपने कुछ भी वेबसाइट डिजाइन किया, फॉन्ट वगैरह, बटन्स वगैरह का जो भी आप जितना भी यूज करना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। कलर्स में कुछ इधर उधर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती वेबसाइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब टाइपोग्राफी या रीडेबिलिटी। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि टाइपोग्राफी या रीडेबिलिटी जो आप कंटेंट वगैरह जो है यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से काम होता है। तो इसमें ये होता है कि आपने जैसे मान लीजिए कि कोई कंटेंट दिया, कोई कंटेंट देने के बाद में आप क्या यूज कर रहे हैं कि ये नो मैटर हाउ टू गुड योर डिजाइन इज टेक्स्ट स्किल वेबसाइट इज प्रोवाइड्स यूजर टू डिजाइन इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या होता है कि आपको ये कभी मेंशन नहीं करना, कभी इसके बारे में नहीं सोचना कि आपकी वेबसाइट की जो डिजाइन है उसकी टेक्स्ट की स्टाइल कैसी है। ठीक है, उसमें कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, रीडेबल है कि नहीं। सिंस सर्च इंजन इज लेस आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस डेटा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जो आपका ये सर्च इंजन है वो आपके जो डेटा आपने दिया है, ठीक है, तो आपने उसको जो है इसके पार्ट में एसईओ एक्टिवेट किया है कि नहीं किया है। यू शुड कीप योर टाइपोग्राफी विजुअली अपीलिंग टू द रीडेबल फॉर विजिटर्स। आपने जो उसमें जो है टाइपोग्राफी यूज की है, तो उसमें जो कंटेंट यूज किया है वो विजिटर्स के लिए जो है काफी अच्छा जो है रीडेबल है कि नहीं है। अलॉन्ग दैट ट्रिकी यूज ऑफ कीबोर्ड मेटा डेटा एंड आल्सो सीओ सेंसिटिव एलिमेंट। तो उसमें जो है आपको हर चीज ऐसी रखनी होती है कि जो आपकी टाइपोग्राफी को शो करे। ठीक है, कंसीडर यूजिंग फॉन्ट देयर इजियर टू रीड। कहने का मतलब क्या होता है, जो आपने फॉन्ट लिया है वो काफी इजी होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, द मॉडर्न सेम सर्फ फॉन्ट आजा एरियल हेल्विक्टा एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड फॉर अ बॉडी टेक्स्ट। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे एरियल हो गया, ठीक है, हेल्विक्टिया हो गया, तो ये सारी चीज़ें ऐसे फॉन्ट्स हैं, या फिर द टाइम्स न्यू रोमन होता है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग देखेंगे मेक पावर कॉम्बिनेशंस, टाइप फेस एंड ईच एवरी डिजाइन एलिमेंट सच एज अ हैंडलेस बॉडी टेक्स्ट बटन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे मोबाइल कंपेटेबिलिटी। मोबाइल कंपेटेबिलिटी क्या होता है, मोबाइल कंपेटेबिलिटी ये होता है कि जो आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा
ये ऐसा होना चाहिए कि आप अगर सिस्टम पे खोल रहे हैं तो भी आपको पूरा डेटा विजिबल होना चाहिए। आप किसी लैपटॉप वगैरह पे खोल रहे हैं या कॉमटॉप पे खोल रहे हैं अपनी वेबसाइट, तो वहाँ पे जो है काफ़ी कंपेटेबल होना चाहिए। या फिर आप छोटे से मोबाइल पे आप किसी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है थोड़ा सा होना चाहिए, आपको कंपेटेबिलिटी बिठानी ही होगी आप जो अगर किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है कि keeping in mind that you are going using the smartphone, table and phablets, web design must be effective to various screen। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट काफ़ी जगह पे एक्सेस की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस पे एक्सेस की जाती है, तो क्या कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इफ योर वेबसाइट डिजाइन डोंट सपोर्ट द ऑल स्क्रीन साइज, दैट चांस यू विल लॉस द बैटल ऑफ योर कंप्यूटर्स। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर जो है आप जो है इस तरीके की कंपेटेबिलिटी वाली जो है साइट नहीं बना पाते हैं, तो आपके जो कंपटीटर्स हैं उससे आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे और वो आपसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, ठीक है। देयर आर द नंबर ऑफ वेब डिजाइन स्टूडियोज फॉर द सर्विस प्लेटफॉर्म where you can turn your desktop design into a responsive and adapt to वन फॉर ऑल स्क्रीन साइज। तो अभी आजकल क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मेथड्स आ गए हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस आ गई हैं जिसके थ्रू जो है हम अपनी वेबसाइट ऐसी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सभी स्क्रीन पे, वो फैब टॉप हो, कम टॉप हो, लैपटॉप हो, मोबाइल्स हो, तो सब पे एक जैसी कंपेटेबिलिटी बिठा लेती है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कलर पैलेट एंड इमेज है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस वेबसाइट डिज़ाइन पे ये तीन चीज़ें का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला ये कि अगर आपने यूज़ किया है तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो है जो कलर आपने यूज़ किया है, जो पैलेट्स आपने यूज़ किए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो आपने इसका कॉम्बिनेशन लिया है, ठीक है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी जो वेबसाइट होती है काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें लिखा क्या। अ परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन अट्रैक्ट यूजर व्हाइल अ पुअर कॉम्बिनेशन कैन लीड टू डिस्ट्रैक्शन। अगर आपकी वेबसाइट पे जो है कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, उस पर थोड़ी देर रुकते हैं। अगर बेकार है कलर कॉम्बिनेशन तो आप कोई भी वहाँ पे रुकना नहीं पसंद करेगा, डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, दूर भगाता है उससे। This necessities you can pick a perfect color palette in your website which can be create a pleasing atmosphere, ठीक है। वो ऐसा अगर आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं तो वो एक ऐसा प्लेजर, मतलब काफी खुशनुमा माहौल ऐसा देख के लगे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हो कि यूजर बिना उस पर सर्च किए आगे बढ़ ही ना पाए, ठीक है, वहीं पे रुक जाए, दस लिविंग अ गुड इम्पैक्ट ऑन विजिटर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जो विजिटर होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालती है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। इनहेंस यूजर एक्सपीरियंस बाय सेलेक्टिंग अ complementary color palette to give a balanced look on your website design। तो ये अगर आपका कलर अच्छा है, पैलेट अच्छा है, इमेजिन उसमें जो आपने जो इमेजेस यूज़ किए वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो क्या है एक काफ़ी ज़्यादा जो है बैलेंस लुक प्रोवाइड करता है और जो लोग हैं आपकी वेबसाइट को काफ़ी अच्छे से विजिट करते हैं और उस पर थोड़ी देर आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है, ठीक है। लोडिंग क्या होनी चाहिए, इजी लोडिंग होनी, मतलब एक्सेस इसका अच्छा होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं और जो है वो लोड ही नहीं हो पा रही, तो ऐसी वेबसाइट बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा। नो वन लाइक द वेबसाइट दैट टेक टू मच टाइम टू लोड। ऐसी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए जो कि आपने लोडिंग डाल दिया 2 मिनट 3 मिनट के लिए वो लोड ही हो रही, ओपन नहीं हो, तो कोई भी जो इस पर काम करना नहीं चाहेगा। सो टेक केयर ऑफ इट बाय ऑप्टिमाइज इमेज साइज कॉम्बिनेशन कोड इनटू अ सेंट्रल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल टू इट रिड्यूस एचटीटीपी रिक्वेस्ट। कहने का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए जो है आपको जो है और जो इमेजेस आपने ली हैं वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, मतलब उसका साइज जो है एक्चुअल होना चाहिए, जो इस साइज में होनी चाहिए, मतलब एक सही साइज होना चाहिए जिससे जो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉम्बिंग कोड जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स होनी चाहिए वो कम छोटी से छोटी होनी चाहिए और जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए उसकी रिक्वेस्ट होनी चाहिए वो ठीक होनी चाहिए। आल्सो कंपेयर HTML जावा स्क्रिप्ट एंड सीएसएस फॉर एनहांस्ड लोडिंग द स्पीड। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप अपने स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इजी नेविगेशन, इजी नेविगेशन मतलब मान लीजिए एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो काफ़ी ज़्यादा जो है नेविगेशन काफ़ी ज़्यादा इजी होना चाहिए।
ठीक है। तो स्टडी शोज दैट अ विजिटर स्टे मोर टाइम ऑन वेबसाइट हैविंग अ इजी नेविगेशन। अगर आपका नेविगेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इजी है, तो क्या जो विजिटर है वो आपकी वेबसाइट पे काफ़ी टाइम तक रुक सकता है। फॉर इफेक्टिव नेविगेशन में भी कंसीडर क्रिएटिंग अ लॉजिकल पेज हायरार्की यूजिंग अ ग्रिड स्कीम एंड डिजाइनिंग अ clickability buttons. You should follow the 3-click rules so that visitor can get a required information within 3 clicks। कहने का मतलब क्या है कि अगर जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उस पर पहली चीज़ तो इजी नेविगेशन होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए कि जो आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं उसमें डिजाइनिंग वगैरह यूज कर रहे हैं, क्लिक बटन यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक 3 क्लिक का रूल आता है। 3 क्लिक का रूल ये होता है कि मान लीजिए आप कि 3 क्लिक पे ही जो है एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू नीड जो है इन्फॉर्मेशन आप यूजर्स को दे सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है और इजी एक्सेस है, इजी नेविगेट है, तो आपकी साइट पे जो है विजिटर्स हैं वो काफ़ी देर तक रुकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अगला देख लेते हैं कि द अल्टीमेट पर्पस टू विजिटर टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड योर वेबसाइट इज एबल टू कम्युनिकेट योर विजिटर एफिशिएंटली मोस्ट प्रोबेबली दे वुड स्पीड इन टाइम टू योर वेबसाइट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट जो है विजिटर के साथ में काफ़ी ज़्यादा जो है कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, काफ़ी देर तक कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नीड उनको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि लोग आपकी वेबसाइट को काफ़ी देर तक एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरा डेटा सही से अवेलेबल है तो विजिटर आपकी वेबसाइट को ही एक्सेस करके जो अपने ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन को ले लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। लोड टाइम, अब लोड टाइम के बारे में लोग पढ़ेंगे। लोड टाइम क्या होता है कि मान लीजिए कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या होता है लोड टाइम कितनी देर में वो डेटा निकल के आ रहा है, फेच होकर आ रहा है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो एवरीबॉडी हैड दैट वेबसाइट दैट टेक एज टू लोड। कहने का मतलब क्या होता है, वो काफ़ी लोग जनरली लोग नहीं पसंद करते हैं कि अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले, ठीक है। तो टिप्स टू मेक अ पेज लोड टाइम मोर इफेक्टिव इंक्लूडिंग ऑप्टिमाइज इमेज साइज, स्केल, कॉम्बिनेशन कोड एंड सेंट्रल सीएसएस जावास्क्रिप्ट फाइल टू, ठीक है, एचटीएमएल एक्सपीरियंस देयर। कहने का मतलब इसमें भी वही है कि अगर लोड टाइम आपका ठीक है तो आप सही है, नहीं तो आप इमेज के साइज को काम कर सकते हैं, सीएसएस वगैरह जावास्क्रिप्ट के वगैरह एचटीएमएल जो भी यूज़ कर रहे हैं वो उसको जो है आप अपने हिसाब से यूज कर लीजिए, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली, सबसे बड़ी बात ये कि मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया आप लोगों को शो करने के लिए, 3 साइड है, मतलब 3 फोटोज हैं, ये आपका पीछे डेस्कटॉप दिख रहा है, ये आपका जो है पॉम टॉप दिख रहा है और ये आपका मोबाइल दिख रहा है। तो तीनों चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। कि मोबाइल फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि आपका जो है डिवाइस फ्रेंडली होनी चाहिए। किसी भी डिवाइस पे जो आपकी वेबसाइट का कोई भी कंटेंट छूटे ना, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई कंटेंट छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से वो वेबसाइट डिजाइन होनी चाहिए। तो ठीक है, देख लेते हैं। इट इज अ कॉमन प्लेस टू एक्सेस अ वेबसाइट द मल्टीपल डिवाइसेस with multiple screen size on, so it is important to consider if your website is a mobile friendly. If your website is not a mobile friendly, you can either rebuild इट इन आ रिस्पॉन्सिव लेआउट, ठीक है। रिस्पॉन्सिव लेआउट के बारे में भी हमने बता रखा है कि रिस्पॉन्सिव लेआउट जो होता है वो आपको यूजर फ्रेंडली बनाता है किसी भी डिवाइस के साथ में किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और यू कैन बिल्ड अ डेडिकेटेड मोबाइल साइट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें ये लिखा है कि अगर आप मान लीजिए वेबसाइट बनाए हैं और वो वेबसाइट जो है आपकी जो है मल्टीपल डिवाइसेस को एक्सेस करने में उसकी स्क्रीन साइज को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और किसी भी डिवाइस से आप जो उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो उसमें दो कंडीशन हो पाती हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट केवल डेस्कटॉप और लैपटॉप पे ओपन हो रही है, पॉमटॉप पे या फिर लैपटॉप पे या फिर और किसी डिवाइस पे ओपन नहीं हुई, तब तो आपके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। या तो फिर आप अपनी वेबसाइट को फिर से सभी डिवाइस की कंपेटिबिलिटी के हिसाब से बनवाइए, या फिर आप जो है केवल मोबाइल की स्क्रीन के लिए अलग से बनवाइए। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चीला काम होता है, टाइम भी वेस्ट होता है और सेम काम को उनको 2 या 3 बार करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप एक बार वेबसाइट बना रहे हैं तो या फिर बनवा रहे हैं, जिससे भी जो भी मतलब आप खुद वेबसाइट डिजाइनर है तो आपको खुद पता होगा। अगर आपको ये चीज़ बनवानी है किसी कंपनी में जाकर के या किसी क्लाइंट से बनवानी है, तो आप लोग ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भैया ऐसी वेबसाइट आप हमारे लिए डिजाइन करिएगा जो किसी भी सिस्टम, किसी भी डिवाइस के लिए एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें जो है आपको ये बताया गया कि किस तरीके से आपको वेबसाइट डिजाइन करनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वेब सर्च इंजन। वेब सर्च इंजन के बारे में पहले भी हमने बता रखा है, फिर भी अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक मोटा मोटा सा जो है
थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सर्च इंजन इंटरनेट सर्च इंजन सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू कैरी आउट द वेब सर्च which means the search www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब is the semantic for a particular information specific textual web search query। कहने का मतलब क्या है कि जो वेब सर्च इंजन होते हैं वो इंटरनेट पे सर्च करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, कि ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि डिजाइन किया जाता है कि आप वेब से कैसे इन्फॉर्मेशन को निकालेंगे, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड वेब जो पूरी दुनिया में फैली हुई सिमेंटिक है, ठीक है। यहाँ से पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को लाने के लिए इस सॉफ्टवेयर इंजन का यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूज किया जाता है, जो आपके माइंड में टेक्स्टुअल क्वेरी है, आपको कुछ भी जानना होता है आप उसको लिख के जो है गूगल पे सर्च कर लेते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको जवाब मिल जाता है। तो ये होता है वेब सर्च इंजन। द सर्च रिजल्ट इज जनरली प्रेजेंटेड अ लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफन रेफर्ड टू एज, ये हमने कुछ कलर में लिखा है इटैलिक में, इसको बोल्ड कर दिया, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस एसईआरपी, जैसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस को कहते हैं SERP. The information may be a mix or links to web pages, image, video, or graphics articles, research papers, and other type of files. Some search engine also mine data available in database or open directories। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस का तो फुल फॉर्म ये है, तो इसको हमने इसलिए कर दिया। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो इससे के रिगार्डिंग आपको कुछ वेब पेजेस मिल जाते हैं, आपको इमेज मिल जाती है, वीडियो मिल जाती है, ग्राफिक्स आर्टिकल्स मिल जाते हैं, रिसर्च पेपर मिल जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कहीं कहीं पे आपको डेटा बेस और डायरेक्टरी ही दे दी जाती है, ठीक है। तो ये होता है मेटा डेटा इंजन। क्या होता है मेटा डेटा इंजन? जो जनरल सर्च इंजन से थोड़ा सा अच्छा होता है, हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अ मेटा सर्च इंजन otherwise known as a aggregator to search engine that spend acquires to several search engine and either aggregates the result into the one master list to categorize the result by the search engine they come from. There are dozens to meta search engines across in internet and a dog pile of each one प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एक मेटा सर्च इंजन क्या होता है कि इंटरनेट पे कई दर्जन जो है मेटा सर्च इंजन अवेलेबल है। ये क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एग्रीगेट करके जो है रखते हैं उसके रिजल्ट्स को, और जब भी कोई पर्सन जाता है तो वो जो है बहुत ही इजी वे से जो है उसको रिजल्ट्स को प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेटा सर्च इंजन। एग्रीगेट ऑफ मेटा सर्च इंजन देखते हैं, एडवांटेज इसके देख लेते हैं कि मेटा सर्च इंजन के एडवांटेज होते क्या। पहला, यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन देन यू वुड यूजिंग अ स्टैंडर्ड सर्च इंजन। तो आप जो है अगर मेटा सर्च इंजन का यूज कर रहे हैं तो जो आप स्टैंडर्ड सर्च इंजन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ ही टाइम में जो है उसको ले सकते हैं। एनीवन हु यूज इंटरनेट टू लर्न वांट टू broadest most complicate picture possible, but if for too time consuming is a conflicting more compared to result in different search engines। कहने का मतलब क्या है कि आप इस पे काफी बड़ी इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं कंपेयर टू अदर सर्च इंजन, ठीक है। थोड़ा फास्ट होता है। विद ईच डिफरेंट सर्च इंजन कम्स टू डिफरेंट इंडेक्स एंड डिफरेंट कैवेलर एंड अ डिफरेंट एल्गोरिथम एंड सो ऑन। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन होते हैं वो हर चीज में डिफरेंट होते हैं। इंडेक्स भी उनका डिफरेंट होगा, डिफरेंट कैवेलर भी होगा और डिफरेंट एल्गोरिथम होगी, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेटा सर्च इंजन से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। इफ यू कंडक्ट अ सर्च इंजन विद अ सिंगल सर्च इंजन देयर आर चांस टू बी अ मिसिंग आउट द की इंफॉर्मेशन सिंपली बिकॉज द पर्टिकुलर सर्च इंजन डजंट रैंक अ prominently enough for you टू नोटिस। कहने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जो डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन होते हैं उनमें क्या होता है कभी कभी जो आप सर्च करना चाहते हैं उससे रिगार्डिंग डेटा ही नहीं मिलता है, या फिर जो डेटा मिलता है वो आपके काम का नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। मेटा सर्च इंजन एलिमिनेट्स द रिस्क, और ये मेटा सर्च इंजन की जो एक खासियत होती है, ये जो रिस्क होती है उसको एलिमिनेट कम कर देता है, या फिर खत्म कर देता है, या फिर कम कर देता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा काफ़ी हेल्प मिल जाती है आपको। तो ये तो थी कुछ एडवांटेज जो 5 पॉइंट में हमने बताया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज भी क्या होते हैं वो भी हमको देखने जरूरी है, ठीक है। मेटा सर्च इंजन आर स्टिल प्रेटी सिंपल कंपेयर टू जेंट लाइक गूगल एंड बिंग्स। तो कहने का मतलब क्या होता है, जो मेटा सर्च इंजन होता है सिंपली जो है कंपेरिजन अगर इससे करें तो ये किस तरीके से वर्क करता है, जैसे गूगल करता है या फिर बिंग करता है, ठीक है। तो इसके बारे में, दोनों के बारे में आप लोग जानते हैं कि गूगल क्या होता है और बिंग क्या होता है, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। ये भी दोनों ही सर्च इंजन है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बताया। दे डू नॉट इंटरप्ट क्वेरी सिंटैक्स एज फुली एज अ एक्यूरेटली एंड स्टैंडर्ड सर्च इंजन, ठीक है। तो ये जो है कभी भी क्वेरी को इंटरप्ट नहीं करता, ठीक है।
उसके बाद में दे आर यूजर फोर्स टू कीप इंक्वायरीज इन रिलेटिव बेसिस। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कभी भी यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो क्या करता है, वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। मेटा सर्च इंजन डू नॉट प्रोड्यूस मैनी रिजल्ट टू स्टैंडर्ड सर्च इंजन। कभी कभी क्या होता है, स्टैंडर्ड सर्च इंजन में आप कुछ खोजने जाइए तो काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल डेटा नहीं मिलता। लेकिन इसमें क्या होता है, मेटा सर्च इंजन में ऐसा नहीं होता है। मेटा सर्च इंजन जो है आपको एक एक्चुअल जो है इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। Effort which may underline to our advantage to plus sponsored result still favored and favored most prominently। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग जो है सारी इंफॉर्मेशन दे देता है दूसरे सर्च इंजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेटा सर्च इंजन आर समटाइम्स पुल आइडेंटिकल साइट एंड पेज इनटू देयर एग्रीगेट रिजल्ट। तो मेटा सर्च इंजन क्या करता है, कभी कभी जो है आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो साइट है उसके अकॉर्डिंग नहीं दे पाता, कभी कभी ये थोड़ा सा जो है इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इफ़ यू आइदर सम क्वेरी टू बोथ गूगल एंड बिंग द रिजल्ट ऑन बी टोटली डिफरेंस। अगर आप इस पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं और वहीं जाकर गूगल और बिंग पे कोई सर्च कर रहे हैं, तो क्या होता है जिसमें जो आपको डेटा मिलता है वो दोनों जगह से डिफरेंट होता है। तो आप कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, या यूजर कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है हमारे लिए। तो ये भी थोड़ी सी इसकी एक डिसएडवांटेज है। अगेन द शॉर्ट कमिंग वर्क्स अगेन टू द अपील ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन पर क्वेरी। तो ये भी बार बार जो है आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन बार बार ये पूछता रहता है और अपील करता रहता है। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज थी, यहाँ पे हम लोग जो देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम लोग पढ़ेंगे वेब पब्लिशिंग, ठीक है। और वेब पब्लिशिंग में हम लोग देखेंगे क्या होता है। वेब पब्लिशिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेब पब्लिशिंग टूल्स आर एप्लीकेशन दैट आर यूज्ड टू डिजाइन अ बिल्ड वेबसाइट फॉर आइदर टू इंटरनेट और इंटरनेट। कहने का मतलब क्या होता है कि वेबसाइट पब्लिशिंग एक ऐसी चीज होती है, मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है। मान लीजिए आपने वेबसाइट क्रिएट की और वेबसाइट को जो है आपको सर्वर पे रखना है और उससे जो है इंटरनेट के थ्रू डेटा को एक्सेस करना है, तो वेबसाइट की पब्लिशिंग करना पड़ता है। ये क्या होती है, पब्लिशिंग टूल्स और एप्लीकेशन होते हैं। दे रेंज टू अ सिंपल टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कैन बी जनरेट अ वेब एप्लीकेशन कोड इन हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड अ फ्यूचर रिच एज अ ऑथरिंग पैकेज, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, एक सिंपली टेक्स्ट एडिटर से जनरेट हुए एप्लीकेशन कोड्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और जो है फ्यूचर रिच होते हैं, ठीक है, जो कि वेब ऑथराइजिंग पैकेजेस पे काम करते हैं। सब वेब पब्लिशिंग टूल्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन ऑल वर्क स्टेशन। बहुत सारे ऐसे पैकेजेस होते हैं जो कि वर्क स्टेशन पे इंस्टॉल किए जाते हैं। अदर आर सर्वर बेस्ड एंड आर एक्सेस्ड वाया अ वेब इंटरफेस। वेब पब्लिशिंग टूल आर आल्सो कॉल्ड अ वेब ऑथरिंग टूल्स। तो कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिससे जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। उसमें जो आपका वो चाहे किसी भी रीजन से हो या फिर सर्वर बेस से हो, उसमें क्या होता है, उसमें जो यूज होता है वो वेब इंटरफेस होता है या फिर वेब पब्लिशिंग होता है, ठीक है। ऐसे जो टूल्स होते हैं उनको जो हम लोग क्या कहते हैं, वेब ऑथराइजिंग टूल्स कहते हैं। मतलब कि उनको ऑथराइजेशन होता है कि आप जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। इफ यू नीड टू हैंडी रेफरेंस फॉर योर वेब publishing need, I have spent a few days pulling together two best tools I use know of that I would recommend to use an organized and catered like directory in over 7 different categories। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कभी भी ऐसा कुछ काम करते हैं, ठीक है, वेबसाइट पब्लिशिंग का या वेब पब्लिशिंग का, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है। और वो लगभग लगभग 70 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में जो है वर्क करते हैं। फ्रॉम लैंडिंग पेज बिल्डर्स टू सर्वे टूल्स एंड डोमेन नेम फाइंडर्स आई हैव यू कवर्ड। तो इसमें ये तीन चीज़ें जो है हमने, लैंडिंग पेज बिल्डर्स, ठीक है, सर्वे टूल्स एंड डोमेन नेम फाइंडर्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। In general, I have limited amount of tools and services listed per category of 5 nodes as available on there। तो इसमें कुछ 5 जो है पॉइंट्स हैं वो आप जो है नेट से ले लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इस तरीके से हमारा ये पूरी यूनिट खत्म हो जाती है और यहाँ पे ये सेकंड लेक्चर था ये भी खत्म हो गया और ये यूनिट भी खत्म हो जाती है। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आप लोग ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए और जो भी हमारे नए लोग हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और
अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।